Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me, you will be fine. स्टूडेंट्स आज हम लोग जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स उसमें चैप्टर नंबर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में है, इसको हम लोग सीखेंगे। इसका पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें आ रही हैं उनको सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं कि ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, इसमें कितने परसेंटेज का पेपर बनता है। अगर देखा जाए तो 100 मार्क्स का तो वैसे ओवरऑल पेपर होता है फर्स्ट ईयर में। अब देखते हैं कि इसकी परसेंटेज कितनी होती है 100 मार्क्स के अंदर। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली मेरा जो यूट्यूब चैनल है maths.counseling, एक तो इसको आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी लाजमी तौर पर शेयर किया करें। सेकेंडली, इसको वॉच करने से पहले एटलीस्ट 360 पर अपनी जो वीडियो है ना, इसको फिक्सअप कर लिया करें ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत न हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखें, चैप्टर नंबर 4 है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में है। हम लोग पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इनके बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर इस पर थोड़ा सा डिटेल के साथ बात भी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें कितना पेपर किस हिसाब से बनता है। नंबर 1 तो ये है एमसीक्यूज। इसमें एमसीक्यूज जो बनेंगे वो 2 नंबर्स के होंगे, 2 होंगे एमसीक्यूज और 2 नंबर के। हर एमसीक्यू का 1 नंबर होता है। इसी तरह इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर 3 बनेंगे। इसी तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो यहाँ पर उसका 1 पार्ट बनेगा। चैप्टर नंबर 3 इसका 1 पार्ट होता है और चैप्टर नंबर 4 इसका 1 पार्ट होता है बी। ये दोनों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। यानी कि अगर हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर लेते हैं, लॉन्ग का 1 पार्ट कर लेंगे, 5 नंबर का ये होगा और 3 ये शॉर्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का जो है 2 मार्क्स का होता है। तो 5 जमा 6 कितना हो जाएगा, 11 बन जाएगा और 2 इसके 13 नंबर का जो पेपर है वो चैप्टर नंबर 4 में से बनता है। ठीक होगा। ये तो था पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैंने आप लोगों के साथ इसके शेयर की। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो है बाकायदा इसको स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जानने के बाद हम लोग इसके सॉल्यूशंस की तरफ चलेंगे। An equation which can be written as ax square plus bx plus c equals to 0. Such equation is called a quadratic equation. अच्छा, वो तमाम इक्वेशंस जिनको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं या फिर उसको हम लोग सेकंड डिग्री इक्वेशन का नाम भी देते हैं। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा, वेयर A, B, C are belonging to set of real number and A does not equal to 0. अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो A, B और C है ये तीनों ही किसी रियल नंबर जो है ना, सेट ऑफ रियल नंबर, उससे बिलोंग करते हैं। उसके बाद A 0 नहीं है। अगर A 0 हो जाता है, बिलफर्ज यहाँ पर मैं A को 0 रखता हूँ, 0 इंटू एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास जो फॉर्म बनेगी बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन की बन जाएगी। सो इसीलिए ये वाला जो A कोफिशिएंट है ये 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक तो ये बात होगी। सेकेंडली, अब जब हम लोग इसको देखते हैं तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है इसका नाम क्या है,
एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है इसको हम लोग क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट भी कहते हैं, इसको हम लोग सेकंड डिग्री कोफिशिएंट भी कहते हैं, इसको लीडिंग कोफिशिएंट भी पढ़ा जाता है, कोई भी नाम इसको आप लोग दे सकते हैं। सेकंड, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है इसको हम लोग लीनियर कोफिशिएंट का नाम देते हैं। और जो हमारे पास तीसरा कांस्टेंट होता है इसको हम लोग जो एक्स के बगैर होता है इसको हम लोग कांस्टेंट ही पढ़ते हैं। ये तो बात होगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ठीक हो गया। उसके बाद उसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो टर्म्स पाई जाती हैं उसका हम लोगों ने क्या क्या नाम दिया। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसको लीनियर कोफिशिएंट कहते हैं, और जो एक्स के बगैर होता है उसको हम लोग कांस्टेंट पढ़ते हैं। अब बात आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन बेसिकली एक वो वैल्यू होती है, इसको हम लोग सॉल्यूशन भी पढ़ते हैं, इसको हम लोग रूट भी पढ़ते हैं। बेसिकली सॉल्यूशन एक वो वैल्यू होती है जो कि हम लोग जो भी इक्वेशन दी जाती है उसके अंदर हम लोग पुट अप करते हैं, करने के बाद जब हम लोग उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो वो इक्वेशन होती है उसको वो सेटिस्फाई कर देता है। ऐसी तमाम वैल्यूज जो दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी उनको हम लोग कहते हैं ये इसका सॉल्यूशन है, या हम लोग बोलते हैं ये इसका रूट है। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मेरे पास है x प्लस 1 इक्वल्स टू है 0। अब मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालता हूँ, x इक्वल होगा -1 के। अब -1 एक वह वैल्यू है जो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। मैं यहाँ पर -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये +1 -1 0 इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब -1 के अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो इसको सेटिस्फाई कर देगी, सो लिहाजा 1 को हम लोग कहते हैं ये इसका क्या है, रूट है। इसको हम लोग रूट भी पढ़ते हैं, इसको हम लोग सॉल्यूशन भी पढ़ते हैं, ठीक होगा। ये तो होगी बात सॉल्यूशन या रूट की। अब हम लोग चलते हैं, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशंस कितनी तरह के निकलते हैं इसकी बात हम लोग करते हैं। देखिए सॉल्यूशन हमारे पास 3 तरह के आ सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज होती है। नंबर 1 तो ये पॉसिबिलिटी है सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस आर रियल। दोनों के दोनों जो हमने सॉल्यूशन देखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके 2 हमेशा रूट्स निकलते हैं, 2 निकलते हैं, तो दोनों के दोनों हो सकता है कि ये हमारे पास जो आए हैं दोनों रियल हों। एक तो ये है। नंबर 2, 1 रियल आर रिपीटेड। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इनमें से एक रियल निकले या फिर रियल जो है रिपीट हो रहा हो, उसको हम लोग रिपीटेड भी पढ़ते हैं। नंबर 3, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है 2 सॉल्यूशंस आर कॉम्प्लेक्स। दोनों के दोनों सॉल्यूशंस हमारे पास क्या आ जाए, कॉम्प्लेक्स आ जाए। ये हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, ठीक हो गया। नंबर 1 तो ये जब हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं मुमकिन हो सकता है दोनों के दोनों सॉल्यूशन क्या हो, रियल हो। नंबर 2 ये हो सकता है कि उनमें से एक रियल हो या फिर उसको हम लोग रिपीटेड सॉल्यूशन का नाम भी देते हैं। नंबर 3 ये होता है कि मुमकिन है कि हमारे पास जो दोनों के दोनों सॉल्यूशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स आ जाए। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको क्या क्या नाम देते हैं। नंबर 3 हम लोगों ने देखा कि उसका सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा सॉल्यूशन कितनी टाइप्स के हो सकते हैं, ये यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस करके बताया, यानी कि सॉल्यूशंस हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब इसकी बात करते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अगर तो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू है 0। अब मैं बात करने जा रहा हूँ ये जो सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए हैं, अगर हम लोग इनको एक ग्राफिकली देखते हैं तो ये सॉल्यूशंस कहाँ कहाँ पर लाइक करते हैं। अब जरा बात इसके बारे में करते हैं। देखें, जब भी कोई भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ड्रा करेंगे तो हमारे पास जो इसका ग्राफ बनेगा हमेशा किस तरह का बनेगा,
नंबर 1 ये बन सकता है, ठीक हो गया। नंबर 2 ये भी बन सकता है। अब जो ये ग्राफ होता है इसको हम लोग पैराबोला का नाम देते हैं। अगर तो हमारे पास एंडिंग पॉइंट ऊपर की तरफ हो तो इनको हम लोग बोलते हैं अपर पैराबोला। अब अगर नीचे की जानिब हो, अच्छा सॉरी अपर पैराबोला, इसको हम लोग पढ़ते हैं अपवर्ड पैराबोला। अगर नीचे की जानिब एंडिंग पॉइंट हो तो इनको हम लोग डाउनवर्ड पैराबोला का नाम देते हैं, ठीक हो गया। अब जब पैराबोला बनता है तो सॉल्यूशंस मैंने 3 आपको बताया, या तो दोनों क्या होंगे, रियल होंगे, या दोनों में से एक रियल होगा, या फिर रिपीट हो सकते हैं, उसको रिपीटेड भी कह सकते हैं, या फिर दोनों के दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। अच्छा, जब हम लोग ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं, अब मैं 3 तरह से आपको ड्रा करके बताऊंगा। अच्छा, अब ये भी अभी मैंने बताया, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जब आपके पास अपवर्ड पैराबोला और दूसरा होगा डाउनवर्ड पैराबोला, ये कब कब होता है? अगर तो हमारे पास a ग्रेटर देन 0 आ जाए, सो देन हमारे पास जो पैराबोला बनेगा अपवर्ड पैराबोला होगा। अगर हमारे पास a लेस देन 0 आ जाए, देन हमारे पास जो पैराबोला बनेगा ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब नेक्स्ट, अगर हम लोग इनको ड्रा करते हैं यहाँ पर एक्स वाई पर, ये पैराबोला 3 तरह से बनेगा। मैं तीनों तरह से यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। अच्छा, अगर तो पैराबोला इस शेप में बने, ये एक्स वाई को 2 पॉइंट से कट करके जा रहा है। कोई भी पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसको 2 पॉइंट से अगर कट करके जाए तो ये बोलते हैं 2 रियल सॉल्यूशंस। अगर पैराबोला एक ही पॉइंट से कट करके जाए, इसको 1 रियल सॉल्यूशन या रिपीटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। तीसरा, अगर टच ही ना करे इस एक्स वाई में से किसी को भी, सो इस तरह का जो हमारे पास पैराबोला बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस दे रहा है। ये था हमारे पास कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो उसको जब हम लोग ग्राफिकली देखते हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसे कैसे हम लोग जज करके बता सकते हैं कि अगर तो हमारे पास पैराबोला है, ये 2 पॉइंट से कट करके जा रहा है एक्स एक्सिस को, देन हम लोग कह देते हैं कि 2 रियल सॉल्यूशंस हैं। अगर एक से टच करके जा रहा है, ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, अगर एक पैराबोला एक पॉइंट से कट करके जा रहा है, टच करके जा रहा है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस को लाइन ऑफ टेंजेंट भी कह सकते हैं जब हमारे पास रिपीटेड सॉल्यूशन होता है। तीसरा है, अगर वो टच ही ना करे, इंटरसेक्ट ही ना करे, देन हम लोग कहते हैं इसके दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ये तो बात थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। ऐसी तमाम इक्वेशंस जिसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी हो जाती है, मैक्सिमम 2 हो जाती है, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। उसके बाद हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका सॉल्यूशन क्या होता है, उसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर उसके वेरिएबल पाए जाते हैं, उनके कोफिशिएंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं या सेकंड डिग्री कोफिशिएंट बोलते हैं। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको लीनियर कोफिशिएंट पढ़ा जाता है, और एक्स के बगैर जो होता है उसको हम लोग कांस्टेंट का नाम देते हैं। इसी तरह फिर हम लोगों ने इसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशन हो जाए या रूट हो जाए, ऐसी वो वैल्यू जो दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसको हम लोग सॉल्यूशन का नाम देते हैं। एन इक्वेशन a value which satisfy the given equation, this value is said to be solution of the given equation or root of the given equation. नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम लोग सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हो, या तो दोनों क्या होते हैं, या दोनों रियल होते हैं, या इनमें से एक रियल होता है, या उसको आप रिपीटेड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। नंबर 3 हमारे पास हो सकता है कि अगर हमारे पास दोनों ही रियल ना आए तो इसका मतलब है दोनों हमारे पास क्या आ रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स आ रहे होते हैं। उसके बाद मैंने ग्राफिकली बताया कि जब हमारे पास जो इसका लीडिंग कोफिशिएंट है अगर ग्रेटर देन 0 होता है देन हमारे पास अपवर्ड पैराबोला बनता है, अगर लेस देन 0 होता है देन हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। इसी तरह अगर हमारे पास सॉल्यूशंस के हिसाब से देखा जाए,
अगर हमारे पास पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है 2 रियल सॉल्यूशंस होंगे, 1 पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को तो 1 रियल सॉल्यूशन या रिपीटेड सॉल्यूशन होगा। अगर किसी को भी नहीं इंटरसेक्ट करता तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों हमारे पास कम्प्लेक्स सॉल्यूशंस होंगे। सो ये बात यहाँ तक हम लोगों ने इसको स्टडी किया। जो नेक्स्ट वाला हमारे पास लेक्चर आ रहा है इसमें इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, इसके जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम लोगों ने सॉल्व करना सीखना है और ये भी सीखना है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है उसमें उसको कितने हम लोग मेथड के साथ उसका हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों की मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।